हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आरके साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आरके साइंस क्लासेस। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है, ये जो वीडियो है, ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। जो नया सिलेबस आ रहा है एनसीईआरटी का, उसके विद्यार्थियों के लिए है। और आज हम इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं, देखा है। क्या देखा कि कोई भी रासायनिक समीकरण होगी उसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो आज हम इस लेक्चर में क्या देखने वाले हैं कि किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाएगा, किस प्रकार से उसको संतुलित किया जा सकता है। इससे पहले हमने क्या देखा था कि जैसे हमारे पास क्या है, Zn प्लस H2SO4, ये दोनों क्रिया करके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शन को हमने देखा था और ये बैलेंस थी। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी इसके बारे में। ये रिएक्शन बैलेंस है। कैसे बैलेंस है? क्योंकि इधर भी जिंक का कितना परमाणु है, एक परमाणु है, और इस साइड भी जिंक का कितना परमाणु है, एक परमाणु है। यानी कि जिंक की संख्या इधर तीर के निशान के लेफ्ट साइड में और तीर के निशान के राइट साइड में, दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर बैलेंस है। फिर हमने बात की हाइड्रोजन की, तो दोनों साइड ये भी हाइड्रोजन की संख्या भी सेम है। फिर सल्फर को लें तो दोनों साइड सल्फर, और फिर लें हम किसको, ऑक्सीजन को। किसको लें, सॉरी H2SO4 आएगा। क्या आएगा? H2SO4। तो देखो, सल्फर भी बैलेंस है और ऑक्सीजन भी यहाँ पर बैलेंस है। यानी कि ये जो रिएक्शन है जिंक प्लस H2SO4 ZnSO4 H2, ये एक संतुलित समीकरण है। यानी कि राइट के निशान के लेफ्ट साइड, सॉरी राइट के निशान के नहीं, तीर के निशान के लेफ्ट साइड और तीर के निशान के राइट साइड, दोनों साइडों में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। ये नियम कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा नियम? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मतलब इधर वाला वजन और इधर वाला वजन, दोनों तरफ के अभिकारकों और उत्पादों का द्रव्यमान बराबर आना चाहिए। यानी कि द्रव्यमान संरक्षित रहना चाहिए, परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। ना तो कम बनेगा ना ही ज़्यादा बनेगा। तो इस नियम को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इस यहाँ तक की हम बात कर चुके थे पिछले लेक्चर में। आज हम चल रहे हैं किसी रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाए, किसी भी रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से बैलेंस किया जाए। तो इसके लिए हमने एक समीकरण भी ली थी। समीकरण क्या थी? जो बुक की समीकरण है मैं वही ले रहा हूँ। Fe प्लस H2, जब लोहे की क्रिया जल से करवाई जाए तो क्या बनता है? Fe3O4 प्लस H2। क्या बनता है? Fe3O4 और H2 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखिए, ये समीकरण जो है वो बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर आयरन का, लोहे का कितना परमाणु है? केवल एक परमाणु है, जबकि इधर 3 परमाणु हैं। तो यानी कि ये समीकरण अभी बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए अब मैं बुक की लैंग्वेज यूज करने वाला हूँ। बुक की लैंग्वेज को यहाँ पर लिखूंगा और एक एक करके पॉइंट में समझाता चलूंगा। ये रिएक्शन हमें पता है कि ये अभी संतुलित नहीं है। यानी कि ये एक कंकाली, ये क्या है? एक कंकाली समीकरण है। ये क्या है? एक कंकाली समीकरण है। तो अब बैलेंस कैसे किया जाता है, बैलेंस कैसे किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो इसको पहले तो ये याद रखना है कि इसको हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा संतुलित किया जाता है। हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा संतुलित किया जाता है। ये क्या है ये विधि, आगे बात करेंगे। सबसे पहले इसको देखिए भाई, किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए इसे 7 चरणों में बांटा गया है। कितने चरणों में? 7। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं चरण नंबर 1, चरण नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। तो किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या कहता है, मैं किताब की लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ, किताब की लैंग्वेज को लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें क्या होगा, नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। यहीं से ये नोट्स छापने हैं और याद करने हैं। चरण फर्स्ट क्या कहता है कि किसी रासायनिक समीकरण, इस समीकरण समझ जाना मतलब क्या है समीकरण। किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, साथ के साथ नोट कर सकते हो, संतुलित करने के लिए सर्वप्रथम प्रत्येक सूत्र के चारों ओर, सर्वप्रथम प्रत्येक सूत्र के
चारों ओर डिब्बे बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डिब्बे या बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं। यह है हमारा प्रथम चरण। क्या करना है? पहले चरण में जो भी हमारे पास रिएक्शन है, अभी कंकाली समीकरण है हमारे पास, क्या है? कंकाली समीकरण, यानी कि बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करना है तो सबसे पहले पहला चरण करना होगा। क्या करना है? सबसे पहले डिब्बे बनाने हैं। कहाँ है? डिब्बे, बॉक्स बनाने हैं, यानी कि Fe प्लस H2O। Fe प्लस H2O मैंने ऐसे कैसे लिखा? यहाँ पर ये एरो का चिन्ह लगाया, Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, लिख दिया। क्या करना था? प्रत्येक सूत्र के चारों तरफ क्या बनाना है? एक डिब्बा बनाना है। ये डिब्बा बना दिया मैंने, इसके चारों तरफ भी क्या बना दिया? डिब्बा। इसे भी मैंने डिब्बे में पैक कर दिया, और इस हाइड्रोजन को भी मैंने क्या कर दिया? डिब्बे में पैक कर दिया। पहला चरण यहाँ पर होता है हमारा कंप्लीट। क्या करना है? समीकरण लिखी, डिब्बे बना दो। क्या कर दो? डिब्बे बना दो। अब देखिए चरण नंबर 2। चरण नंबर 2 क्या कहता है? मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं, किसकी? बुक की लैंग्वेज। क्या है बुक की लैंग्वेज? कि असंतुलित समीकरण में उपस्थित, असंतुलित समीकरण में उपस्थित, शॉर्ट में लिख रहा हूं, असंतुलित समीकरण में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणु, सभी तत्वों के परमाणु। भाई मैं ये लैंग्वेज इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम्हें नोट्स बनाने में दिक्कत ना आए। मैं हालांकि शॉर्ट में समझा सकता हूं, पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास क्या नहीं है? बुक नहीं है। ठीक है, तो इसको लिखते चलो। असंतुलित समीकरण में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या की सूची बनाते हैं, सूची बनाते हैं। पहला चरण, पहली स्टेप क्या है? डिब्बे बनाना। दूसरी स्टेप क्या है? उसकी लिस्ट बनाना। क्या लिस्ट बनानी है? कैसे बनानी है? देखिए, इधर हम लिखेंगे सभी तत्वों की बनानी है, तो इधर हम लेंगे तत्व। इधर क्या लेंगे? पहले डिब्बे में हम लेंगे तत्व। जैसे कि हमारे पास आयरन है, फिर हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है, आयरन के बाद हाइड्रोजन है, और फिर हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। इधर भी हमारे पास आयरन है, आयरन लिख चुके हैं, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लिख चुके हैं, और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख चुके हैं। मतलब जितने भी प्रकार के इसमें आपको तत्व नजर आ रहे हैं, जितने भी प्रकार के इस समीकरण में तत्व नजर आ रहे हैं, उन तत्वों को एक सारणी में लिख दिया। अब देखिए, अब क्या लिखना है? अब लिखना है इसके सारणी में दूसरा स्टेप बनाना है, दूसरा जो बॉक्स बनाना है उसमें लिखना है अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या। क्या लेना है? अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या। ये अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या लिखनी। मतलब क्या है? आयरन, सबसे पहले लोहे की बात करते हैं तो लोहे अभिकारक, तीर के निशान के जो लेफ्ट साइड है उस साइड हम किसको लिखते हैं? अभिकारकों को लिखते हैं। या फिर किसी रासायनिक समीकरण में या किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को या तत्वों को क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। तो अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, जैसे आयरन सबसे पहले लें तो आयरन तीर के निशान के साइड कितना है? 1 है, तो हम कितना लिखेंगे यहाँ पर? 1। इसी प्रकार हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, तो यहां लिखेंगे हम 2। और ऑक्सीजन कितना है? तो टोटल कितना है? 1। ये हमने लिख दिया। अब सबसे पहले तत्व लिखा, फिर अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या लिखी, और अब लिखेंगे हम उत्पादों में परमाणुओं की संख्या। उत्पादों में परमाणुओं की संख्या। ये लीजिए, बॉक्स बनाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। टेढ़ी मेढ़ी जा रही लाइन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमें समझ में आना चाहिए। अब देखो, अभिकारकों में लिखा, अब उत्पादों में लिखना है। जैसे कि सबसे पहले कौन? आयरन। तो आयरन देखिए, आयरन के साथ क्या लग रहा है? 3। तो आयरन के कितने परमाणु हैं? 3 हैं। आयरन के कितने परमाणु हैं? 3। फिर हम ले रहे हैं हाइड्रोजन, इस साइड 2 थे, इस साइड कितने हैं? 2 हैं, 2 ही है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन इस साइड केवल 1 था, लेकिन इस साइड देखिए O के साथ कितना लगा हुआ है? 4। तो ऑक्सीजन के परमाणु कितने हो गए? 4। यहां पर दिखाई दे रहा है। चलिए, ये हमारे पास यहां पर सारणी कंप्लीट हो गई। तो यानी कि यहां पर हमारा दूसरा चरण भी कंप्लीट हो गया है। पहले चरण में क्या करना है? हमें सबसे पहले तो डिब्बे बनाने हैं। डिब्बे बनाने के बाद दूसरे चरण में क्या करना है? उसमें कितने कितने तत्वों के परमाणु हैं उन सबको लिखना है। कौन कौन से तत्व हैं? अभिकारकों में उसके परमाणु, और उत्पादों में उसके परमाणु की संख्या, ये लिखना है। तो ये द्वितीय चरण यहाँ पर हमारा होता है कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। चलिए,
साथ के साथ नोट करते चलें तो बहुत अच्छा है। अब देखिए तीसरा चरण क्या कहता है, चरण नंबर 3, चरण नंबर थर्ड स्टेप क्या कहती है। मैं यहां पर वीडियो को पॉज करके अब यहां पर छाप देता हूं। अब देखिए भाई, मैंने यहां पर स्टेप नंबर 3 लिख दी है। वो क्या कहती है, तो चरण नंबर 3, अब सुविधा के लिए, यानी कि अभी तक हमने क्या किया कि सबसे पहला चरण क्या करता है, सबके आगे क्या बना, तो डिब्बे बना दो, डिब्बे बना दिए। दूसरे चरण में क्या कहा कि इनमें कितने प्रकार के तत्व हैं, उनके परमाणुओं की संख्या लिख दो। तो तत्व हमारे पास क्या है, लोहा है, आयरन है, इसका परमाणु कितना है, 1 है। हाइड्रोजन है अभिकारकों में तो 2 है, ऑक्सीजन है 1 है। इसी प्रकार से हमने उत्पादों के तत्वों की भी परमाणु की संख्या लिख दी। अब तीसरा चरण क्या कहता है कि अब सुविधा के लिए अभिकारक एवं उत्पाद में से सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनते हैं। सबसे ज्यादा परमाणु किसके हैं, तो देखिए ऑक्सीजन का, जैसे आयरन का लिया हमने, हाइड्रोजन का लिया, ऑक्सीजन का लिया, इधर कितना था, 1 था, इसमें कितना था, 2 था, इधर 1 था। इधर वाली बात करें तो आयरन कितने थे, 3। भाई मैंने तो क्या है, बोर्ड साफ करना पड़ता है, तुमने सारणी बना ली होगी, दिख रहा होगा। इधर आयरन के कितने थे, 3 थे, हाइड्रोजन के 2 थे और ऑक्सीजन के 4 थे। कितने थे, 4 थे। तो देखिए क्या कह रहा है तीसरा चरण, अब सुविधा के लिए अभिकारक एवं उत्पाद में से सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनते हैं। सबसे ज्यादा कौन है यहाँ पर, सबसे ज्यादा परमाणु की संख्या किस तत्व की है, तो यहाँ पर देखिए इनको जोड़ें तो 4 आ रहा है, इनको जोड़ें तो 4 आ रहा है और इनको जोड़ें तो 5 आ रहा है। तो हमने क्या कहा, अभिकारक और उत्पाद में से सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनते हैं। सबसे ज्यादा परमाणु किसके हैं, ऑक्सीजन के। तो सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे हम, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ध्यान देना, ये नई एनसीईआरटी 10th साइंस वाली बुक की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर आरबीएसई वाली बुक की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आरबीएसई में कुछ अलग ही स्टाइल से किसी समीकरण को बैलेंस करने की बात कही है। और यहाँ पर एनसीईआरटी को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा फोकस भी कहाँ पर है, एनसीईआरटी पर है। एनसीईआरटी जो कहेगी मैं उसी को बात यहाँ पर फॉलो करूँगा, ठीक है ना। तो अतः हम सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन परमाणु की संख्या है, तो अतः हम ऑक्सीजन को चुनते हैं। किसको चुनेंगे, ऑक्सीजन को चुनेंगे। और अब ऑक्सीजन को चुनने के बाद ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन के परमाणु, ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं हम, बैलेंस कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन के परमाणु लेंगे, अभिकारकों में ऑक्सीजन कितने परमाणु थे उसकी संख्या यहाँ लिखेंगे, और उत्पादों में कितनी है वो यहाँ लिखेंगे। कब कब लिखेंगे, प्रारंभ में अभिकारक में कितने ऑक्सीजन परमाणु है और उत्पादों में प्रारंभ में कितने, और फिर बैलेंस करने के बाद कितने कितने हो जाएंगे। ये सारणी देखो, अब भरनी कैसी है सारणी तो बना दोगे। सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित कर रहे हैं, कैसे चुनी ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा परमाणु की संख्या किसकी है, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन को चुना। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं। ऑक्सीजन के परमाणु प्रारंभ में और संतुलित करने के बाद। अब देखिए सबसे पहले प्रारंभ में मतलब कहां पर, अभिकारकों में कितना है, 1 अकेला है, ये देखो ये बैठा ऑक्सीजन अकेला है। और उत्पादों में कितना है, 4, उत्पादों में कितना है, 4, ये बैठा। चलिए लिख लिया। अब मुझे इन दोनों की संख्या को बैलेंस करना है, तो मैं क्या इसको 1 into 4 = 4 कर दूं। मैं इसको, भाई 4 है ना इधर, तो मुझे इधर भी क्या करनी पड़ेगी, 4 करनी पड़ेगी। तो यहां पर कितना हो गया, 4, यानी कि 4 से गुणा कर दिया। क्या कर दिया, 4 से गुणा। और ये तो 4 है ही सही, यानी कि प्रारंभ में अभिकारकों में ऑक्सीजन 1 था और प्रारंभ में उत्पादों में ऑक्सीजन 4 थे, ऑक्सीजन परमाणु। और संतुलित करने के बाद मैं क्या करूंगा, 4 से गुणा किया, संतुलित कर दिया 4 से गुणा करने के बाद। तो अब क्या करूंगा, अब मैं इस समीकरण को यहां से हटाता हूं नीचे से। अब अतः लिखूंगा, क्या लिखूंगा, अब परमाणु की संख्या देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बराबर कर दी मैंने। तो अब मैं इस 4 को कहां लिखूंगा, कहां लिखना है, ये 4 हमें यहां पर लिखना है। कहां पर लिखना है, इस एक डिब्बे के आगे लगाना है, क्योंकि हमने कहां पर गुणा किया है, इस 4 को यहां पर गुणा किया है। तो इधर ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे और इधर ऑलरेडी 4 है। तो क्या कहता है नियम, उसके बाद लिखेंगे इस समीकरण को। क्या कहता है नियम, वो देखो मैं लिख देता हूं। एक और चीज याद रखनी है कि ये जो सूत्र है ना भाई, जैसे Fe3O4, तो मैं इसको Fe3O4 की जगह क्या 4 की जगह 1 नहीं कर सकता। ये भी ध्यान, नोट लगा के लिखाऊंगा इस चीज को मैं। क्या लिखेंगे, अब अतः अब ऑक्सीजन परमाणु, अतः अब ऑक्सीजन, या तो ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये
परमाणु को शो करता है, और O2 अगर लिखूंगा मैं तो वो किसको, मॉलिक्यूल को यानी कि अणु को शो करेगा। तो अतः अब ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए, ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए, किसको संतुलित कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए अभिकारकों में उपस्थित या फिर ऐसे कर सकते हैं, संतुलित करने के लिए हम क्या कर देते हैं, 4 गुणांक लगा देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, 4 गुणांक लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, 4। कहाँ लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि यहीं पर तो हमें गुणा करना है, अभिकारकों में ही तो हमें गुणा करना है 4 से, तभी तो इधर 4 और इधर 4 बनेंगे। यहाँ पर ये ऑक्सीजन को संतुलित करने वाली बात कंप्लीट हो जाती है, और यानी कि अब इस लाइन को लिखने के बाद ये रिएक्शन तुम्हें लिखनी है, यानी कि अब हमने क्या कर दिया है, ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया है। चरण नंबर 3, पहले चरण में क्या कहा, डिब्बे बनाओ। दूसरे चरण में क्या कहा, जितने भी परमाणु हैं उनकी लिस्ट बना लो, किस तत्व के कितने परमाणु हैं, अभिकारकों में, उत्पादों में। तीसरे चरण में क्या कहा कि जिस तत्व के परमाणु सबसे ज्यादा है सबसे पहले उसी को बैलेंस करना है। अगर यहाँ पर ज्यादा इधर कम है तो यहाँ पर गुणांक लगाना पड़ेगा, फिर इधर 100 होगा गुणांक, और अगर इधर कम है इधर ज्यादा है तो यहाँ गुणा करना पड़ेगा, यानी अभिकारकों में गुणा करने पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अब मैं बात करता हूं स्टेप नंबर 4 की। अब देखिए बेटा, हम पहुंच गए स्टेप नंबर 4 पर। चरण नंबर 4 क्या कहता है, अभी तक देखो हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, कैसे ऑक्सीजन चुना बात कर चुके हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ा, 4 लगाना पड़ा। चलिए स्टेप नंबर 3 तक बात हो गई है। अब नंबर चलते हैं हम स्टेप नंबर 4। अब हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। ऑक्सीजन को जैसे ही संतुलित किया, ध्यान देना कि सर हम आयरन को भी तो बैलेंस कर सकते थे क्योंकि 3 और 1 4 थे, और हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर सकते हैं क्योंकि 2 और 2 4 थे, लेकिन हाइड्रोजन को ही क्यों किया। तो यहां पर देखिए अब क्या हुआ, जैसे ही हमने 4 लगाया किसके आगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, तो ये 4 हाइड्रोजन के भी आगे लग रहा है, यानी कि इस 4 से गुणा हाइड्रोजन भी हो रही है और ऑक्सीजन भी हो रही है। तो ऑक्सीजन भी 4 परमाणु हो गए यहाँ पर। इधर कितने हैं, 4। ऑक्सीजन तो बैलेंस है। यहाँ पर हाइड्रोजन देखो 4 दूआ 8 हो चुके हैं, और इधर कितने हैं 2, कितने हो गए 10। और आयरन की बात करें तो 3 और 1 4, तो ज्यादा कौन हो गए, हाइड्रोजन। तो इसलिए हमने क्या लिया है, अब हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने के लिए, अब कैसे संतुलित करें, वही हमने सारणी बनाई। पहले हमने क्या लिखा था, ऑक्सीजन के परमाणु प्रारंभ में और संतुलित करने के बाद कहाँ कहाँ, अभिकारकों में, उत्पादों में। सेम समीकरण बनानी है, बस शब्द क्या लगाना है। अब हाइड्रोजन, पहले किसको बैलेंस किया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए सारणी बना दी। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे हैं तो सारणी किसकी बनेगी, हाइड्रोजन की। अब देखिए प्रारंभ में, अब प्रारंभ में बेटा जैसे ही 4 यहां पर लगा है, 4 को गुणा करना पड़ेगा 2 से, या फिर 2 को गुणा करना पड़ेगा 4 से। तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, प्रारंभ में अभिकारकों में 8 हो गई। कैसे हुई, आ गई होगी बात समझ में, कैसे हुई, क्योंकि ये जो 4 हमने स्टेप नंबर 3 में बैलेंस किया है उससे भी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर कितने परमाणु हो गए, 8 हो गए। किसमें है ये 8, H2O में, ये भी लिख देते हैं, किसमें है ये, H2O में। 8 परमाणु कहाँ हैं, H2O में हैं। अब देखिए इसी प्रकार से हम उत्पादों में भी देखें तो उत्पादों में हमें केवल किसमें नजर कितने हैं, 2 हैं, और किसमें नजर आ रहे हैं, H2 में, हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन के अणु में। यहां तक की बात कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गई होगी बात। ये मैं रेड कलर से लिख देता हूं। अब फिर वही वाली बात है कि या तो इसको गुणा करके या इसको भाग करके हम क्या कर दें, 2 बना दें, या फिर इसको गुणा करके हम 8 बना दें। किधर सिंबल है, इसको गुणा करके, तो यानी कि इसको मैं 8 ही रहने दूं और इसको 2 × 4 कर दूं तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। मतलब ये हमें कहाँ लगाना होगा, यहाँ लगाना होगा। तो मैं इस 4 को कहाँ लिखूंगा, अब यहाँ पर कहाँ लिखूंगा, 4 को हाइड्रोजन के आगे लिख दूंगा। कहाँ लिख दूंगा, हाइड्रोजन के आगे। ये हो गया हमारा चरण नंबर 4। बहुत सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल। याद करो 4 स्टेप अभी तक हमने पढ़े हैं। सबसे पहला स्टेप क्या कहता है, डिब्बे बनाओ। दूसरा स्टेप क्या कहता है, तत्वों के परमाणुओं की संख्या को लिखो। तीसरा, सबसे अधिक जिस तत्व के परमाणुओं की संख्या है उस तत्व को सबसे पहले बैलेंस करने के लिए लाओ। और तीसरा क्या कहता है, सॉरी तीसरा तो हो गया, चौथा क्या कहता है, उसके बाद दूसरे तत्व को पकड़ के लाओ।
4 चरण की बात हो गई, 5वें चरण की बात करेंगे अब हम। तो यानी कि अब ये समीकरण हमें प्राप्त हो चुकी है चरण नंबर 5। चरण नंबर 5 ये चरण क्या कहता है, अब एक ही चीज बची है हमारे पास, एक ही तत्व बचा है आयरन। तो अब आयरन को संतुलित करते हैं। अब आयरन को संतुलित करते हैं। किसको संतुलित करते हैं? आयरन को संतुलित करते हैं। देखो इसमें एक चीज नहीं बताई, इसके लिए दाईं ओर, ये दाईं साइड है, ये बाईं साइड है, दाईं ओर हाइड्रोजन अणु की संख्या को 4 से गुणा कर देते हैं। ये लाइन मैंने लिख दी है, कैसे समझ गए होंगे। अब आयरन को संतुलित करते हैं, जिसके लिए बाईं ओर, अब देखो क्या करना है हमें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो चुके हैं। तो अब किसको बैलेंस करना पड़ेगा? बचा कौन? आयरन बचा। तो यहां पर कितने हैं आयरन? 3 है। कितने आयरन है? यहां पर 3 है। तो यहां पर भी मैं क्या लगा दूं? 3 लगा दूं। यहां पर भी क्या कर दूं? 3 लगा दूं, क्योंकि इधर आयरन कितने हैं? 3, इधर आयरन कितने हैं? 3, हो गए 3। तो यानी कि ये समीकरण अब कैसी हो जाएगी? बैलेंस। तो जिसके लिए बाईं ओर Fe के परमाणु, या फिर बाईं ओर Fe को 3 से गुणा करते हैं, क्या कर देते हैं? 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब समीकरण क्या हो जाएगी? 3Fe + 4H2O क्या बनेगा? Fe3O4 + 4H2। ये हमारे पास क्या आ गई? एक संतुलित बैलेंस्ड समीकरण। कैसे चेक करेंगे ये बैलेंस्ड है? बेटा दोनों साइड परमाणु की संख्या गिन लो, बराबर आएगी। जैसे आयरन इस साइड 3 है, यहां पर भी आयरन के परमाणु कितने हैं? 3 हैं। हाइड्रोजन के देखें तो 8 हैं, इधर हाइड्रोजन के देखें तो 8 हैं, इधर ऑक्सीजन के देखें तो 4 हैं, और इधर भी ऑक्सीजन के देखें तो 4 हैं। यानी कि ये समीकरण अब बैलेंस हो चुकी है। ये समीकरण अब क्या हो चुकी है? बैलेंस हो चुकी है। यानी कि ये चरण नंबर 4 है। चरण नंबर 5 में क्या करते हैं? चरण नंबर 5 ये था। चरण नंबर 6 की बात करते हैं। फिर चरण नंबर 5 में क्या करते हैं? हम सभी बैलेंस कर दिया हमने। अब चरण नंबर 6 में क्या करते हैं कि अंत में संतुलित समीकरण की जांच करते हैं। अंत में संतुलित समीकरण की क्या करते हैं? जांच करते हैं, या कह दूं परमाणुओं की संख्या को गिना जाता है। किसको गिना जाएगा? परमाणु की संख्या को गिना जाता है। और ये रिएक्शन मैंने पहले ही बता चुका हूं, इसको कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहां तक का स्क्रीनशॉट ले ले, फिर चलते हैं आगे। चरण नंबर 7 लास्ट जो चरण होगा, हम क्या करते हैं? अब हमें चरण नंबर 7 की ओर आते हैं। चरण नंबर 6 पढ़ चुके हैं। 6 के बाद हम 7 में जैसे क्या करना है? अब देखिए हमने बैलेंस कर चुके हैं रिएक्शन को, अब उसकी फिजिकल स्टेट लिखनी पड़ती है। चरण नंबर 7 क्या कहता है? उसकी फिजिकल स्टेट लिखो, यानी वो किस भौतिक अवस्था में है। तो भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। क्या होता है भौतिक अवस्थाओं के संकेत? कि इस चरण में अभिकारकों एवं उत्पादों की ठोस, द्रव, गैस व जलीय अवस्थाओं को क्रमशः S, L, G और AQ से दर्शाया जाता है। अगर कोई चीज किसी समीकरण या अभिक्रिया में ठोस है तो उसके लिए सॉलिड, S का मतलब क्या है यहाँ पर? सॉलिड, यानी S लगाकर लिखा जाएगा, कोष्टक में लगाएंगे। इसी प्रकार से अगर दूसरा लिया हमने द्रव है तो L यानी कि लिक्विड, और अगर गैस है तो उसके लिए G वर्ड का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? G वर्ड का यूज किया जाएगा। और एक और चौथी कंडीशन है जलीय अवस्था, यानी कि जल में घुलनशील है या विलय है, जल में विलय या घुलनशील है यानी जलीय अवस्था में है, तो उसके लिए AQ किस शब्द का यूज किया जाएगा? किस वर्ड का? AQ, अरे G नहीं भाई, AQ वर्ड यूज किया जाएगा। यानी कोष्टक में हम क्या लिख देंगे? AQ लिख देंगे, एक्वस। ये है हमारा चरण नंबर 7। ये क्या है हमारा चरण नंबर 7? मतलब इसमें क्या करना है? किसी भी रासायनिक जो समीकरण है उसमें किस अवस्था में, किस फिजिकल स्टेट में कोई पदार्थ है या तत्व है, उसकी स्टेट लिखना पड़ता है। जैसे कि हम इसी समीकरण की बात करते हैं जो अभी हमने लिखी। क्या थी समीकरण? Fe + H2O, और ये दोनों रिएक्टेंट क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? Fe3O4 + H2। और हमने इसको बैलेंस किया था। बैलेंस कैसे किया था? यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4, ये हमने इसको बैलेंस कर दिया था। अब देखिए आयरन, लोहा सॉलिड स्टेट में था,
तो क्या लिखूंगा मैं, ठोस अवस्था में था, इसके लिए एस वर्ड यूज करेंगे। चल यहाँ पर गैस या वाष्प रूप में होता है तो यहाँ पर क्या शब्द यूज करूंगा मैं, जी। Fe3O4 ये भी जो है, जो जंग है, जंग सॉलिड स्टेट में होती है और हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन क्या है, गैस है। तो एस सॉलिड के लिए गैस, जी गैस के लिए एस सॉलिड, जी गैस। तो यहां पर मैंने सबको क्या कर दिया है, इनके प्रतीकों में लिख दिया है, कौन किस अवस्था में। यानी कि हम रासायनिक समीकरण को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि कौन सा तत्व या कौन सा पदार्थ किस फिजिकल स्टेट में होता है, किस फिजिकल स्टेट में होता है, ये यहां से पता चल जाता है। अब देखिए क्या करना है, अब देखो कभी कभी एक चीज और लिखा जाता है तो मैं नोट लगा के लिख देता हूं। देखो यहां पर हमें एनसीईआरटी में क्या दिया, जैसे आरबीएसई में अलग अलग स्टेप दी थी, जैसे ताप जो चाहिए उसके लिए अलग पॉइंट था, जो उत्प्रेरक था उसके लिए अलग पॉइंट था। तो यहां पर मैं एक नोट लगा के लिखा देता हूं, जो भी हमारी बुक में दिया हुआ है एक एक्स्ट्रा लाइन में, कि कभी कभी अभिक्रिया के लिए के लिए आवश्यक, देखिए कभी कभी क्या होता है, टेम्परेचर चाहिए, कोई कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक चाहिए तो उसकी भी जरूरत पड़ती है, तो उसको लिखना पड़ता है। तो कभी कभी अभिक्रिया के लिए आवश्यक ताप, दाब एवं उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। कभी कभी क्या होता है, अभिक्रिया के लिए आवश्यक ताप, दाब एवं उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। तो जिन्हें क्या लिखा जाता है, जिन्हें तीर के निशान या चिन्ह लिख दें, तीर के निशान के चिन्ह के ऊपर व नीचे, या तो ऊपर भी लिख सकते हैं नीचे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर किसी अभिक्रिया में ज़्यादा चाहिए तो ऊपर भी लिख देते हैं नीचे भी लिख देते हैं। ऊपर व नीचे लिखा जाता है। बहुत सारी रिएक्शंस हैं। और एक और चीज़ हमें हमारी एनसीईआरटी नहीं बताती, वो है इसी नोट के साथ कि उत्क्रमणीय क्या है, अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए, भाई उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होता है, इस तीर का यूज नहीं किया जाता है, बल्कि इसके लिए किस तीर का, आधा कट और इधर भी आधा कट, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या है इसका, अभी समझाते हैं। प्रयोग किया जाता है किस चिन्ह का, इस चिन्ह का, यानी कि हाफ एरो इधर और हाफ एरो इधर। ये क्या है, इसका मतलब है रिवर्सिबल। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब है यहां से, जैसे ए और इधर लिया मैंने प्रोडक्ट के रूप में बी, तो यहां पर देखो ए से बी बनेगा और बी से वापस ए बनेगा, फिर ए से बी, बी से ए से बी, बी से ए, मतलब ये रिएक्शन चलती रहेगी। इधर फर्स्ट डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन, अग्र और पश्च दोनों अभिक्रियाएं चलती रहती हैं इसमें। तो इसको कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी कि जिसकी दोनों दिशाओं में चलती है, जो अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में चलती हैं, अग्र से पश्च और पश्च से अग्र, तो इसको कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसके लिए इस चिन्ह का यूज नहीं किया जाएगा, इसके लिए इस चिन्ह का यूज किया जाएगा। अब मैं इसके बारे में बात कर लेता हूं कि इसमें कैसे लिखना है। हम इसको हटा दूं। देखो जैसे कि मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन है, एग्जांपल नंबर 1 ले लेता हूं मैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है गैस रूप में, कार्बन मोनोऑक्साइड है गैस रूप में, और मेरे पास हाइड्रोजन है, ये है गैस रूप में, दोनों ही गैस रूप में है, और ये दोनों मिलकर बनाती हैं CH3OH। ये दोनों क्या बनाती हैं, CH3OH। और ये जो बनता है प्रोडक्ट वो लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। लेकिन यहाँ तक तो नॉर्मल सी बात थी, लेकिन इस अभिक्रिया को होने के लिए 340 ATM दाब की आवश्यकता होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की आवश्यकता होती है, ATM दाब। कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया किस रूप में है, ये गैस रूप में। कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया जब हाइड्रोजन से करवाते हैं तो CH3OH, ये क्या है, मैथेनॉल। ये क्या है, मैथेनॉल। ये क्या है बेटा, मैथेनॉल है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की क्रिया कराने पर कौन
प्रोडक्ट बनता है। क्या प्रोडक्ट बनता है? वो है मेथनॉल। और ये क्रिया केवल कब होगी? जब इतना दाब इसको दे दिया जाए। तो ये क्या है? ये दाब है। तो हमने क्या लिखा कि कभी कभी अभिक्रिया के लिए आवश्यक ताप, टेम्परेचर हो सकता है, दाब हो सकता है, उत्प्रेरक हो सकता है। क्या हो सकता है? उत्प्रेरक। तो इन्हें क्या करते हैं? तीर के निशान के ऊपर या नीचे लगा के लिखा जाता है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं मैं, नीचे ले लेते हैं आप दूसरा एग्जाम्पल। 6CO2 प्लस बाहरी अणु में किसके ले रहा हूं? H2O के। ये किस रूप में होगा? लिक्विड फॉर्म में, यानी कि ये द्रव रूप में है, ये जलीय विलयन के रूप में है, और ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। तो यहां पर क्या चाहिए? एक तो क्लोरोफिल चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए? क्लोरोफिल के अणु चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए। इन दोनों के मिलने से क्या होता है? बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, C6H12O6। ये क्या है सर? ये है ग्लूकोज। ये क्या है? ग्लूकोज। के पादपों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, और इस क्रिया में क्या होता है? 6 अणु जल के भी प्राप्त होते हैं। 6 अणु जल के भी हमें प्राप्त होते हैं। तो ये रिएक्शन भी क्या है? ये रिएक्शन भी हमें इस नोट के माध्यम से क्या दर्शाना चाह रही है? कि ताप हो, दाब हो या उत्प्रेरक हो तो उनको कहाँ लिखा जाएगा? उनको तीर के निशान के ऊपर लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर पत्तियों में क्या पाया जाता है? पर्णहरित, क्लोरोफिल। तो ये यहाँ पर क्लोरोफिल की उपस्थिति जरूरी है और सूर्य का प्रकाश। अरे भाई, पानी और CO2 तो वायुमंडल में भी तो है, तो क्या वो क्या ग्लूकोज बना रहे हैं? नहीं भाई, CO2 हम उत्सर्जन कर रहे हैं और पानी भी हम पी रहे हैं, या फिर बाहर जलवाष्प के रूप में है, आर्द्रता के रूप में है, नमी के रूप में है। अभी वैसे ही बरसात का सीजन सा हो रहा है तो वैसे भी है। तो लेकिन क्या ये दोनों मिलकर हमेशा क्या बना देंगे? ग्लूकोज बना देंगे? नहीं, ये क्रिया केवल कहाँ होगी? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी। अभी सूर्य का प्रकाश भी मिल रहा है तो क्या बना? नहीं। कहाँ बनेगी? पत्तियों में। कौन बनाएगा? क्लोरोफिल बनाएगा। तो ये क्या है? इनके लिए उत्प्रेरक का काम करता है, क्लोरोफिल के लिए सूर्य का प्रकाश। और ये सारे क्या हैं? इस प्रकार से हम रिएक्शन को लिखने के लिए जो उत्प्रेरक या जो पदार्थ चाहिए, ताप, दाब, उनको कहाँ लिखते हैं? तीर के निशान के ऊपर या नीचे भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारी किसकी रिएक्शन है? ये प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन है। इसको याद रख लेना भाई। प्रकाश संश्लेषण, फोटो सिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण जो हरे पादपों में चलती रहती है। तो इस प्रकार से हम किसी रासायनिक समीकरण को हमने क्या सीखा कि संतुलित कैसे करते हैं, और 7 चरणों में कैसे संतुलित किया जाता है, कैसे उसकी फिजिकल स्टेट को लिखा जाता है, इस सब के बारे में हमने बात की है। चलिए आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।